नमस्कार स्टूडेंट्स। आज आधुनिक भारत के अंतर्गत प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास, इसके तीसरे चरण के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 19वीं सदी में किस तरीके से भारत में प्रेस और समाचार पत्रों का विकास हुआ था, जिसमें 1823 ईस्वी के एक्ट के बारे में बात की थी, फिर 1835 ईस्वी के एक्ट के बारे में बताया था, 1857 ईस्वी के बारे में, 1867 ईस्वी के बारे में, और फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इत्यादि के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। और इसके साथ ही भारत में समाचार पत्रों का प्रकाशन निरंतर बढ़ता चला गया और 20वीं सदी में आकर के अर्थात 1900 ईस्वी के बाद इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना शुरू हो गए। क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से देखें तो 1885 ईस्वी में उदारवादी आंदोलन शुरू हुआ था और उस उदारवादी आंदोलन के आधार पर भारतीय अपनी समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने ये वायदा किया था कि वो समस्याओं को सुनेगी और उनका समुचित समाधान निकालेगी, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। तो वो उदारवादी प्रवृत्ति के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की थी, क्योंकि उनमें प्रकाशित लेख लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे वो परिवर्तन होने लगा। और 1900 ईस्वी के बाद जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई घटनाएं घटित हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटना थी कि जापान जैसे छोटे देश ने 1902 ईस्वी में रूस जैसे दुनिया के सबसे विशाल देश को पराजित कर दिया था। ऐसी ही कुछ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीयों को ये सिखाया कि तुम भी अगर राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर के कोई भी आंदोलन चलाते हो तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे विचारधारा में परिवर्तन होने लगा और 1905 ईस्वी आते आते वाल लाल पाल जैसे नेतृत्व प्राप्त हुआ जैसे नेताओं का, तो भारत में चरमवादी या जिसको उग्रवादी कहा गया है, यद्यपि उसे उग्रवादी कहना उचित नहीं है, बल्कि एक्सट्रीमिस्ट का एक दल तैयार हो गया और राजनीतिक विचारधारा पूरी तरीके से बदल गई। राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा बदल गई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की थी। तो आइए उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। जब ये सब कुछ घटित हो गया, सूरत की फूट हो गई जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई, मुस्लिम लीग की भी स्थापना 1907 ईस्वी में हो गई, तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें प्रेस की भूमिका निरंतर बढ़ती चली जा रही थी और भूमिका सामान्य से लेकर विशिष्टता की ओर बढ़ रही थी। परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के सोचना पड़ा और फिर एक अधिनियम लाना पड़ा कि किस तरीके से इन समाचार पत्रों पर और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि भारत में बदलते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा को रोका जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1908 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसको नाम दिया गया समाचार पत्र अधिनियम 1908 ईस्वी। अब इस 1908 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उन पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे कि पहला जो रखा गया विचार वो था कि हिंसा को प्रोत्साहन देने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त किया जाना। अब मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा बदल चुकी थी। जहां पर उदारवादियों की विचारधारा थी कि वो प्रार्थना पत्र देंगे, सभाएं करेंगे, निवेदन करेंगे, हड़ताल करेंगे, जो उनके साधन थे आंदोलन के वो उदारवादी थे। लेकिन जब 1905 ईस्वी के अंदर विचारधारा में परिवर्तन हुआ तो ट्रिपल एस अपनाया गया था।
ट्रिपल एस का मतलब था, जो बाल लाल पाल थे उन्होंने ये नारा दिया था, संघर्ष हमारा नारा है, स्वराज हम प्राप्त करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे, स्ट्रगल फॉर स्वराज एंड वी विल अडॉप्ट स्वदेशी। तो ये जो ट्रिपल एस का नारा दिया गया था, इस नारे के पीछे प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि ये लोग हिंसात्मक होते जा रहे हैं, लिहाजा इस पर हमें रोक लगानी चाहिए, और इसीलिए कहा कि अगर कोई हिंसा को बढ़ावा देगा किसी भी तरीके से, तो जो मजिस्ट्रेट होगा वो उस प्रेस को जब्त कर लेगा, उस समाचार पत्र को जब्त कर लेगा। ये प्रावधान किया गया 1908 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत। अब दूसरी बात देखेंगे, दूसरी बात क्या कही कि अब तक जो है वो केवल केंद्र सरकार या ब्रिटिश सरकार जो होती थी उसी को अधिकार था कि वो समाचार पत्रों पर या प्रेस पर रोक लगाए, लेकिन अब ये अधिकार स्थानीय सरकार को भी दे दिया गया, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है वो सब जगह निगरानी नहीं कर सकती है, लिहाजा स्थानीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो मजिस्ट्रेट के माध्यम से ये कार्यवाही करवा सकती है, और ये उसको अधिकार दिया गया कि वो किसी भी तरीके के प्रकाशन को रुकवा सकती है यदि उसे ऐसा लगे कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है या जनाक्रोश को बढ़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोकल गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसे रुकवा सकती है, उस प्रकाशन को बंद करवा सकती है। ये व्यवस्था की गई। अगली जो व्यवस्था की गई वो ये की गई कि अगर कोई भी कदम प्रेस के खिलाफ उठाया जाता है तो उन्हें केवल 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन के अंदर ही वो अपील कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको समय कम दिया गया ताकि वे अपनी बात न कह सकें और धीरे धीरे समाचार पत्र हतोत्साहित हो जाएं और वो समाचार पत्र न छप सकें, ये उद्देश्य था। अब इसके परिणाम क्या निकले? जब ये प्रावधान लागू किए गए तो परिणाम ये निकला कि 7 समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया। जब समाचार पत्र देखे गए कि उनमें सामग्री सरकार के पक्ष में नहीं है तो सरकार ने आदेश कर दिया और 7 समाचार पत्र प्रकाशन बंद करवा दिया गया। अगली बात की गई कि 9 समाचार पत्र थे, उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए। 7 तो बंद करवा दिए गए, इसके अलावा 9 अन्य समाचार पत्र थे, उनका प्रकाशन तो बंद नहीं किया परंतु उन पर मुकदमे चलाए गए कि मुकदमों के बाद जो निर्णय होगा उसके आधार पर ये कदम उठाया जाएगा कि उनको बंद किया जाए या जारी रख दिया जाए। और इसके बाद क्या था कि दमनात्मक कार्यवाही बढ़ती चली गई। जितने भी समाचार पत्र छप रहे थे उस पर दमनात्मक कार्यवाही बढ़ती चली गई, बराबर उनकी निगरानी की गई, बराबर उनका ऑब्जर्वेशन किया गया और उनको बराबर हिदायत दी गई कि आप कोई भी ऐसा समाचार पत्र नहीं छापेंगे जिसमें हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा मिले। तो इस तरीके से ये कार्य किया गया। अब इसके बावजूद चूंकि भारत की राष्ट्रीय विचारधारा में, राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा परिवर्तन हो चुका था, लिहाजा लोगों को अब पता लग गया कि समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, इसीलिए सरकार इस पर रोक लगाती चली जा रही है। लिहाजा इतने प्रावधानों के बावजूद, इतने सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने के बावजूद निरंतर कुछ अखबार छपते रहे, जिसमें बॉम्बे क्रॉनिकल निरंतर छपता रहा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जो कि कुशल राजनीतिज्ञ थे और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उनके द्वारा ये समाचार पत्र निकाला गया था। इसके बाद उर्दू में, बंगाल से उर्दू में एक अखबार छपा था जिसका नाम था अल हिलाल, और उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप समाचार पत्र निकाला गया जो उत्तर भारत में बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था और लेख लिख रहे थे। इसके बाद न्यू इंडिया, श्रीमती एनी बेसेंट अब हिंदुस्तान में आ चुकी थी। एनी बेसेंट के द्वारा ये
न्यूज़पेपर निकाला गया था, जिसमें वो भारत की जो नई विचारधारा थी, जो आधुनिक विचारधारा थी, आधुनिक युवा क्या चाहता था, वो बातें इन समाचार पत्र में छपी थी। इसके बाद द लीडर, ये और अंग्रेजी का समाचार पत्र था, जिसके माध्यम से लोगों तक बातें पहुंच रही थी। और फिर इलाहाबाद से मोतीलाल बोरा ने, माफ कीजिए, मोतीलाल नेहरू जी ने ये पत्र निकाला था, जिसका नाम था इंडिपेंडेंस नामक ये पत्र निकाला था, जिसमें लोगों की विचारधारा को है और अपनी विचारधारा को उसने निकाला था। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पर निरंतर लेख निकलते थे। तो इस तरीके से सरकार की अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद भी भारत में प्रेस और समाचार पत्र का निरंतर विकास होता चला गया और देशभक्ति के क्षेत्र में, राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में, एकजुटता बनाए रखने के क्षेत्र में, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में अनेक प्रकार के लेख लिखे जाने लगे। और इसके बाद फिर सरकार ने देखा कि स्थिति नहीं बदल रही है, तो फिर एक और अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 की स्कीम पारित किया गया। इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए, और वो प्रावधान क्या जोड़े गए वो देखते हैं। पहला था पंजीकरण जमानत के रूप में 500 से 2000 रुपए तक जमा करने होंगे। यदि कोई भी प्रेस कोई समाचार पत्र निकालती है तो उसे पंजीकरण कराना होगा पहले ही, और पंजीकरण के लिए सरकार निर्धारित करेगी कि 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का पंजीकरण होगा। ये सरकार निश्चित करेगी। अब इसका आधार क्या होगा, ये उस समय जो तत्कालीन अधिकारी होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई समाचार पत्र का क्षेत्र क्या होगा, भाषा क्या होगी, आधार क्या होगा, विचारधारा क्या होगी, उसके आधार पर ये पंजीकरण शुल्क निश्चित किया जाएगा। अगली बात ये थी कि किसी भी समय पंजीकरण रद्द करना, मतलब पंजीकरण कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समाचार पत्र में कुछ भी छापने में कुछ भी करें, नहीं। अगर सरकार को लगा कि आपने कोई भी ऐसी सामग्री छापी है जिसे सरकार नहीं चाहती है, या वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है, या उससे सरकार को किसी प्रकार का वैचारिक नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। और फिर जब आप दोबारा पंजीकरण करवाएंगे तो कुछ शर्तों के साथ आपको पंजीकृत किया जाएगा समाचार पत्र को, और उस समय जो पंजीकरण की राशि होगी वो कम से कम 1000 होगी और ज्यादा से ज्यादा 10,000 होगी। यानी 1000 से लेकर के 10,000 तक आपको पुनः पंजीकरण शुल्क जमा कराना पड़ेगा, तब आपका समाचार पत्र फिर से प्रकाशित होने की स्थिति में आ पाएगा। इसके बाद जो अगली बात थी, राज्य विरोधी होने पर प्रेस जब्त। यदि आपने कुछ भी ऐसा छापा समाचार पत्र या पत्रिका में जिससे कि राज्य विरोधी गतिविधियों का जो गतिविधियां उजागर हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जांच की जाएगी और जांच करने के बाद आपके समाचार पत्र को अथवा आपके प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। ये इसके बाद एक और बात कही गई, वो ये थी कि जब आप कोई समाचार पत्र छापेंगे या समाचार पत्रिका छापेंगे तो उसकी 2 प्रतियां छापने के तुरंत बाद, प्रकाशित होने के तुरंत बाद आपको सरकार के पास जमा करानी होंगी, ताकि सरकार उनको पढ़ सके और समझ सके, जान सके कि आपने कोई ऐसी सामग्री नहीं छापी है जो शासन के खिलाफ है या सरकार की नीतियों के खिलाफ है। तो 2 प्रतियां जमा करनी होंगी। इसके बाद अगर कोई भी दमनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही आपके साथ की जाती है तो आपको केवल उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा। यानी कि स्थानीय सरकार ने या स्थानीय अदालत ने आपके खिलाफ कार्यवाही करके कोई निर्णय दिया है, कोई फैसला दिया है, तो उस फैसले की जो आप अपील है वो उस अदालत में नहीं कर सकते, केवल उच्च न्यायालय में कर सकते हैं।
कहने का मतलब है उसको अप्रोच से बाहर करने का प्रयास था ब्रिटिश सरकार का। तो इस तरीके से जब ये अधिनियम लागू किया गया तो इस अधिनियम के क्या परिणाम हुए जरा वो देखते हैं। सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि 286 समाचार पत्रों को चेतावनी दी गई, वार्निंग दी गई कि आपने इस तरीके की सामग्री छापी है जिसे सरकार नहीं चाहती है कि ऐसी सामग्री प्रकाशित हो, लिहाजा आप तुरंत सुधार करें और भविष्य में इस तरीके की कोई भी सामग्री प्रकाशित न करें, अन्यथा आपके प्रति दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस तरीके की वार्निंग दी गई। तो 286 समाचार पत्रों की वार्निंग दी गई थी। इसके बाद 705 ऐसे समाचार पत्र या प्रेस या कार्यालय थे जिनकी जमानत जब्त कर ली गई थी। अर्थात जब उन्होंने जो कुछ भी छापा था उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी, सरकार को वो अच्छा नहीं लग रहा था, लिहाजा उनकी जमानत राशि जब्त कर ली गई और 991 समाचार पत्रों के खिलाफ कार्यवाही की गई। यानी इस प्रावधान के अंतर्गत, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बहुत बड़ी तादाद में समाचार पत्रों के ऊपर कार्यवाहियां की गई। किसी को वार्निंग दी गई, किसी को जब्त किया गया और किसी पर दंडात्मक कार्यवाही की गई। कार्यवाही बहाल हुई। तो लिहाजा अब क्या हुआ कि समाचार पत्र जो छप रहे थे उनमें ये तो था कि सरकार बराबर नियंत्रण बढ़ाती जा रही थी, दंडात्मक कार्यवाही करती जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में समाचार पत्र निरंतर प्रकाशित होते जा रहे थे। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 1908 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया, फिर उसके बाद 1910 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद भारत में तेजी के साथ समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों का प्रचार और प्रसार होने लगा। अब इसके बाद 1914 ईस्वी में जब विश्व राजनीति में परिवर्तन हुआ और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत से मदद मांगी और महात्मा गांधी से ये कहा कि आप हमारी सैनिक मदद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आपको आजादी दे देंगे। इसके आधार पर गांधी जी ने उस बात को मान लिया और लगभग 4 साल तक युद्ध चला। इस दौरान छोटे मोटे आंदोलन भी होते रहे जिनके पीछे प्रेस की भूमिका रही, लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और उल्टे भारत में जब लोगों ने प्रयास किया अपने विचारों को रखने का तो उन्होंने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। परिणाम ये हुआ, नो अपील, नो दलील, नो वकील का सिद्धांत जब लागू किया ब्रिटिश सरकार ने तो भारत के अंदर आक्रोश और ज्यादा फैल गया और उसके बाद निरंतर सरकार के कहने के बावजूद भी भारतीय नहीं माने और विचारों को बहुत तेजी से प्रसारित करने लगे, जो कि देशभक्ति से संबंधित थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे, जो विश्व राजनीति से संबंधित थे, जो अंग्रेजों के लिए चुनौती बनते चले जा रहे थे। और गांधी जी ने तो इसके बाद खिलाफत आंदोलन ही चला दिया था जो टर्की के खलीफा आंदोलन के सपोर्ट में था। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 ईस्वी में। तो इस दौरान प्रेस की भूमिका निरंतर बढ़ती चली गई और जब बढ़ती गई तो उसके बाद 1921 ईस्वी में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था समाचार पत्र समिति। समाचार पत्र समिति बनाई गई 1921 ईस्वी में। सर तेज बहादुर सप्रू को इसका अध्यक्ष बनाया गया, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई और ये कहा गया कि आप पूरे
परिवेश की जांच कीजिए कि जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो कुछ भी प्रकाशित कर रहे हैं उनका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इन्हें रोकना चाहिए अथवा इनको और स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, पूरे सिनेरियो की आप जांच कीजिए। तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में ये समिति बनी और उसने जांच की। जांच में जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये कहा गया कि पहली बात कही पूर्व के अधिनियमों को समाप्त करने की सिफारिश। उन्होंने ये कहा कि भारतीय अपने विचारों को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे नियंत्रण लगा रखे हैं, लिहाजा वे अधिनियम जो इस नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं उन सभी प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। खास तौर से 1908 ईस्वी का अधिनियम और 1910 ईस्वी का अधिनियम जो था उसके बारे में सिफारिश की गई कि इनको समाप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद जब ये बात इन्होंने कही तो उसके बाद क्या किया, भारतीयों का और जोश बढ़ गया। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं को और अधिक आजादी दें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि बहुत सारे समाचार पत्र भारत के जो थे वो और मुखर हो गए। इसमें खास तौर से अगर देखा जाए तो यंग इंडिया जो गांधी जी के द्वारा निकाला गया था और नवजीवन, ये दो समाचार पत्र थे गांधी जी के द्वारा निकाले गए प्रारंभ में, यंग इंडिया और नवजीवन। इन दोनों ही समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा। लेखों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, लोगों के साक्षात्कारों के माध्यम से ये चीजें समाज में आने लगी। इसके बाद शिव प्रसाद गुप्त जी ने एक और नया समाचार पत्र निकाला हिंदी में जिसका नाम था आज समाचार पत्र शिव प्रसाद गुप्त जी ने निकाला। के.एम. पणिक्कर जी ने अंग्रेजी में निकाला था हिंदुस्तान टाइम्स। इन सभी समाचार पत्रों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय पत्रकारिता और भारतीय समाचार पत्र में एक नई जान आ गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के कदमों से, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिए गए स्टेप से भारतीय नाराज चल रहे थे। इसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931, 1920 से लेकर 1930 के बीच में अनेक राष्ट्रीय आंदोलन चले, जिसमें खास तौर से गांधी जी का असहयोग आंदोलन था जो कि अहिंसात्मक था। जब उसमें हिंसा हुई तो गांधी जी ने उसको बंद करवा दिया। इसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा आंदोलन चलाया गया, मोतीलाल नेहरू के द्वारा आंदोलन चलाया गया और उसमें स्वराज आंदोलन चलाया गया। इसके बाद साइमन कमीशन भारत आया, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। ये सारी घटनाएं जो घटित हो रही थी, ये घटनाएं समाचार पत्रों के लिए एक नया कलेवर बन करके उभर रही थी और समाचार पत्र निरंतर इन चीजों को प्रकाशित कर रहे थे, जिससे कि भारत की जनता में एक नया जोश बढ़ रहा था और ब्रिटिश सरकार की निरंतर आलोचना होती चली जा रही थी। साइमन कमीशन को गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ। वो सारा का सारा काम समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश के अंदर फैलाता है। लाहौर से लेकर बम्बई, बम्बई से इलाहाबाद, कलकत्ता, सब जगह वो विचारधारा फैली। और इसके बाद जब गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन चलाया या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसमें नमक कानून का विरोध किया गया था, इसने तो ब्रिटिश सरकार की चूड़ें हिलाकर रख दी। और परिणाम ये हुआ कि गांधी जी के साथ 75,000 लोगों को जो है वो दंडित करने की व्यवस्था की गई, पकड़ लिया गया, जेलों में भर दिया गया तमाम लोगों को। जब दांडी मार्च निकाला जा रहा था उस समय गांधी जी के पीछे हजारों लोग थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया, पकड़ लिया गया। तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जब स्थिति बिगड़ गई तो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसमें ब्रिटिश सरकार ने देखा कि इसमें समाचार पत्र और पत्रिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, लिहाजा इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। और इसी कारण से भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया 1931 ईस्वी में।
जिसको संकटकालीन अधिनियम कहा गया, इंडियन प्रेस एक्ट फॉर इमरजेंसी इसको कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति थी कि किस तरीके से भारतीयों में बढ़ते हुए जनाक्रोश को रोका जाए, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ निरंतर भारत में अब तेजी से आंदोलन बढ़ रहे थे, तेजी से गतिविधियां बढ़ रही थी और यहां तक कि तमाम अंग्रेज अधिकारियों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, जो कि ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल सहनीय नहीं था। लिहाजा ये आंदोलन लाया गया। अब इस आंदोलन ये अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई वो क्या थी उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो व्यवस्था की गई, प्रकाशन को सीमित करना या बंद करना, यानी सरकार तुरंत ये देखे कि जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं उनकी विषय सामग्री अगर दोषपूर्ण है, अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ है, अगर आंदोलन को बढ़ावा दे रही है, अगर लोगों में आक्रोश बढ़ा रही है, तो ऐसी स्थिति में या तो उनके प्रकाशन को सीमित कर दिया जाए या और अधिक स्थिति खराब है तो उसको बंद कर दिया जाए। ये बात कही गई 1931 के अधिनियम के पहले प्रावधान के अंतर्गत। दूसरे प्रावधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि धारा 4(1) के अनुसार दंडात्मक व्यवस्था की गई, यानी इस अधिनियम की जो धारा 4(1) थी उसके आधार पर यह कहा गया कि अगर कोई भी प्रेस कोई दोषपूर्ण सामग्री छापती है, नहीं मान रही है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए और ये दंडात्मक कार्यवाही उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की कि पहले के अधिनियमों में लागू की गई है। अगली बात, स्थानीय सरकारों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अब चूंकि ये जो आंदोलन था गांधी जी का वो ग्रामीण स्तर पर भी चल रहा था, हर जगह हर स्तर पर चल रहा था, लिहाजा केवल केंद्र में बैठी हुई सरकार इसको नहीं रोक सकती थी। अतः स्थानीय सरकारों के अधिकारों को बढ़ा दिया गया कि स्थानीय सरकारें ऐसे समाचार पत्रों की सामग्री को रोकने के लिए या समाचार पत्रों के प्रकाशन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जो कि आंदोलनकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। लिहाजा ये व्यवस्था की गई। इसके बाद सेंसरशिप लागू करना। बाद में क्या हुआ कि ये अधिनियम जब लागू किया गया, बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का वातावरण तैयार हो रहा है। 1833 ईस्वी में जब हिटलर चांसलर बन जाता है और यूरोप की राजनीतिक स्थिति बिगड़ने लगती है, जब यूरोप के अंदर जो राष्ट्र हैं वो आपसी मतभेद में बढ़ते चले जा रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां की स्थिति को देख करके उसका भारतीयों पर भी प्रभाव पड़ा और भारतीय भी उसी तरीके की विचारधारा को अपनाने लगे, निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाते चले गए। 1935 ईस्वी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, वो एक्ट इस 1931 के अधिनियम का एक तरीके से उसके दबाव का परिणाम था कि जो प्रेशर बनाया था, जो उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई थी उसके कारण लाया गया था और उसमें भारतीयों के अधिकारों में कुछ वृद्धि की गई थी, लेकिन वो वृद्धि भी सीमित थी। तो उस अधिनियम के आलोचनात्मक पक्ष को जब समाचार पत्रों ने प्रकाशित करना शुरू किया तो फिर सेंसरशिप की व्यवस्था की गई, सेंसरशिप लागू की गई थी बाद में। तो इस तरीके से ये 1931 का जो अधिनियम था वो भारतीय प्रेस और समाचार पत्रों के प्रकाशन पर बंदिश लगाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 ईस्वी में और 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला। इस दौरान भारतीय राजनीति में बहुत उथल पुथल हुई। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनमें निरंतर नए नए विचार रखे जाते रहे किस तरीके से भारतीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए।
उधर मुस्लिम लीग जो थी उसने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग कर दी एक तरीके से। फिर 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, वो आंदोलन चलाया गया। उसमें भी प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके बाद जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा होने लगी परतंत्र राष्ट्रों की, जब यूएनओ बन गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं और ज्यादा मुखरित होने लगे और भारतीय आजादी की बात करने लगे। तो उसके बाद 1947 ईस्वी में समाचार पत्र जांच समिति बनी। अब जब भारत आजाद होने के कगार पर था तो बहुत उथल पुथल चल रही थी, तरह तरह की योजनाएं आ रही थी। लॉर्ड वेवेल योजना आ रही थी, राजगोपालाचारी योजना आ रही थी, बाद में माउंटबेटन योजना आई, हिंदुस्तान में कैबिनेट मिशन आया था और बहुत सारी घटनाएं जो घटित हो रही थी, इनमें समाचार पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी। लिहाजा एक जांच समिति बनाई गई और इस जांच समिति के आधार पर यह कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद हमारे समाचार पत्रों का या हमारी प्रेस का परिवेश कैसा होना चाहिए, उनको कितने अधिकार मिलने चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए जो ये जांच समिति बनी थी, उसने जो सिफारिशें की थी, वो सिफारिशें क्या थी? 1931 ईस्वी के अधिनियम को निरस्त करना। सबसे पहले ये कहा गया कि जो 1931 का अधिनियम था, जो ब्रिटिश सरकार ने संकट काल कहते हुए लागू किया था, उसको समाप्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। दूसरा था पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाई जाए। जो अंग्रेजों ने रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया था, पंजीकरण की प्रक्रिया बनाई थी कि आप जो है 500 रुपए से 2000 रुपए तक दे करके उसको पंजीकृत करवा सकते हैं समाचार पत्र को, और अगर वो रोक लगा दी गई है, दोबारा आप पंजीकरण कराना चाहते तो 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक आपको जमा करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया कि अब आपको इस तरीके की जमानत राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें कठोरता जो थी उसको कम कर दिया गया। इसके बाद आईपीसी की धारा 124A, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी दंडात्मक कार्यवाही के लिए, उसमें समाचार पत्रों से संबंधित ये धारा थी 124A और 153A, जिसके आधार पर प्रेस को और प्रकाशक को या मुद्रक को दंडित किया जाता था। इस धारा को बंद कर दिया गया, इसमें संशोधन कर दिया गया। इसके बाद 1931 तथा 1934 के देसी राज्य, जो देसी राज्य थे, उनके लिए एक अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, एक 1931 में और एक 1934 में, जिसके आधार पर उन राज्यों को अपनी बात रखने का, अपने विचारों को प्रकाशित करवाने का अधिकार था। उस अधिकार पर इन अधिनियमों के द्वारा नियंत्रण किया गया था। उस अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया। तो इस तरीके से 1900 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक भारतीय प्रेस के विकास की क्या स्थिति थी, ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जो भारतीय गवर्नर जनरल बनकर आते थे या वायसराय बनकर आते थे, उनकी भारत के में आकर के प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में उनका क्या विचार था? तो कुछ तो ऐसे अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय थे जो प्रेस को स्वतंत्रता देना चाहते थे, समाचार पत्रों को स्वतंत्रता देना चाहते थे, उनके अधिकारों को बढ़ाना चाहते थे, मगर कुछ ऐसे थे जो कि बिल्कुल उन पर रोक लगा देना चाहते थे, उनको नियंत्रित करना चाहते थे। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से गवर्नर जनरल थे जो भारत के में प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे कि भाई इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की विचार आने चाहिए, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने चाहिए। ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो पक्ष में थे, चार्ल्स मेटकाफ जिनको भारतीय प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है या मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को, जो विंस्टन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे,
उनके बाद में ये आए थे। उन्होंने उस समय अधिनियम पारित करवाया था और अधिनियम पारित करके भारतीय प्रेस को और अधिक अधिकार दिए थे। उसका लॉर्ड मैकाले जो कि बहुत बड़ा शिक्षाविद था और पत्रकार प्रेस से संबंधित कार्य करता था, इसने भी भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत की थी। उसके बाद लॉर्ड लिटन ने जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसके बाद लॉर्ड रिपन ने उदारवादी नीति अपनाते हुए भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता देने का और अधिक अधिकार देने की बात कही थी। इसके बाद आप देखेंगे कि वे कौन से गवर्नर जनरल थे जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे या उसके खिलाफ थे और प्रेस को नियंत्रित करना चाहते थे। ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसका लॉर्ड वेलेजरी थे, जिन्होंने 1799 ईस्वी का एक्ट पारित करवाया था। लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड एडम्स थे, जिन्होंने 1857 ईस्वी का एक्ट पारित करवाया था। उसका लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो ये वे गवर्नर जनरल थे जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो मैंने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से भारतीय प्रेस का विकास हुआ 19वीं सदी में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अध्ययन करते रहिए। गुड लक। थैंक यू वेरी मच।